गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MPSC 001 भारत एवं विश्व की इकाई 11 यानी कि भारत और केंद्रीय व पश्चिम एशिया के बारे में। तो बाकी हमने इसकी जो 10 यूनिट थी वो पढ़ ली है। उसमें हमने मतलब अमेरिका के साथ संबंध और जो मतलब जापान के साथ संबंध वो सब चीज़ें पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रीय मतलब सेंट्रल वेस्टर्न एशिया की बात हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर केंद्रीय एशिया के बारे में, फिर भारत और केंद्रीय एशिया के संबंध, पश्चिम एशिया की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, फिर पश्चिम एशिया और भारत के संबंध, और फिर जो भारतीय नीति की का मुख्य उद्देश्य है, जैसे फिलिस्तीन मुद्दा, इजराइल है, इराक संकट है, ईरान संकट है, खाड़ी सहयोग परिषद है, उसके बारे में रीड देंगे। तो सबसे पहले पता ही है कि आपको कि जो केंद्रीय एशिया और पश्चिम एशिया है वो महत्वपूर्ण देश है। इन 6 देशों के में विश्व के 2/3 से अधिक प्रमाणित तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जो आधुनिक औद्योगिकरण की बात करें तो समाज के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में तेल की खपत का लगभग 2/3 तेल इसी क्षेत्र से आयात होता है और इसका आधे से ज़्यादा इसी क्षेत्र से मतलब जो फारस की खाड़ी है वहाँ से आता है। आपको पता होगा कि जो हमारी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा निर्णायक है। भौगोलिक रूप से दोनों क्षेत्र एशिया प्रमुख भूभाग को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते हैं। जब आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो यह यूरोप और यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हैं। तो प्रमुख मार्ग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ये सेंट्रल एशिया है यह मतलब अफ्रीका और ऊपर में यूरोप को जोड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की जो 13 करोड़ की जो मुस्लिम आबादी है और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहे आतंकवाद के मद्देनजर रखते हुए भारत में इसके काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की पृष्ठभूमि देख लेते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। तो जैसे कि सेंट्रल एशिया के अंतर्गत जो 5 गणराज्य आते हैं जिसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आपने देखा होगा जो ये 5 गणराज्य है जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इस इकाई में इन्हीं पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। हालांकि भौगोलिक निकटता और जातीय सांस्कृतिक सहजातीय कुछ लोगों को अफगानिस्तान, मंगोलिया, तिब्बत के साथ चीन के जिंगजियांग प्रांत को भी केंद्रीय एशिया में शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब 1991 में सोवियत विघटन हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप ये जो 5 देश है वो स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरे थे। ये लगभग 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए। इसकी क्षेत्रफल कितना है? 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के क्षेत्र से काफ़ी बड़ा है। लेकिन इन सभी को मिलाकर कुल आबादी मात्र 5 करोड़ है। इसकी आबादी की बात करें तो कुल ही 5 करोड़ है। अर्थव्यवस्था पता ही आपको, यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा कपास, ऊन, मांस, जानवरों की खाल और चमड़े की वस्तुएं जैसे कृषि उत्पादों का प्रमुख उत्पादन निर्यात होता है। यहाँ यूरेनियम, सोना, चांदी, खनिज, लोहा, कोयला, तांबा, जिंक, सीसा, मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थों के पर्याप्त भंडार हैं। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यह क्षेत्र प्रभाव उत्पादक सामाजिक आर्थिक प्रगति का गवाह रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था और समाज। तो यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कमजोर विधानमंडल और न्यायतंत्र वाली मजबूत अध्यक्षता का आधिपत्य है। प्रेस और राजनीतिक विपक्ष अधिकांशतः अप्रभावी है। लोकतंत्र को अपनी जड़ें स्थापित करनी है। 5 राज्य राष्ट्रीय अस्मिता की समस्या से जूझ रहे हैं। धर्म या भाषा के आधार पर नई अस्मिताएं सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र इस्लाम के सामान्य पुनर्जागरण का गवाह रहा है। तजाकिस्तान के अलावा अन्य सभी राज्यों में तुर्की भाषा बोली जाती है, लेकिन इन सर्व इस्लामिक और सर्व तुर्की आंदोलनों में रुकावटें खड़ी की जा रही है क्योंकि वर्तमान नेतृत्व विद्यमान सीमाओं और सोवियत काल के दौरान अर्जित आधुनिकताओं को बनाए रखना चाहता है। उसके बाद हम बात करते हैं भूसामरिक महत्व की। इनका भूसामरिक महत्व क्यों है? क्योंकि जो इनकी स्थिति है वो रूस, चीन, दक्षिण एशिया और यूरोप के चौराहे पर होने और इसमें इसके हाइड्रोकार्बन एवं अन्य खनिज संसाधनों
के कारण यह प्रदेश महत्वपूर्ण विश्वव्यापी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रभुत्व के लिए गहन प्रतिद्वंद्विता का गवाह रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और केंद्रीय एशिया की, तो जिसके ऐतिहासिक संबंध आपको पता ही है कि जो सिंधु इनके संबंध किससे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिससे रहे हैं और जिसके तार तुर्कमेनिस्तान की प्राचीन सभ्यता से जुड़े रहे हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार आर्यों ने भारत में केंद्रीय एशिया से प्रवेश किया था। इस्लाम के आगमन से पूर्व इस क्षेत्र में बौद्ध पंथ का आधिपत्य था। इस्लाम के आगमन के बाद सूफी परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद भारत के सुरक्षा सरोकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवादी हमले हुए थे, तो धार्मिक उग्रवाद और विश्वव्यापी आतंकवाद के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई थी और केंद्रीय एशिया और उसके आपस के देश भारत में कश्मीर, रूस में चेचन्या, चीन में जिनजियांग और फरगना घाटी में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से काफ़ी प्रभावित है। तजाकिस्तान ने सरकार और इस्लामिक आतंकवादियों के बीच लंबे समय तक चले गिरे युद्ध को झेला और उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम कारिमोव फरवरी 1999 में हुए आक्रामक हमले में बाल बाल बचे। तालिबान के अधीन अफगानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन की अलकायदा की मदद की और पाकिस्तान को इन इस्लामिक आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल और प्रशिक्षण स्थल माना गया। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसने एशिया में अंतःक्रिया और विश्वास निर्माण उपायों का सम्मेलन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए जून 2002 में कजाकिस्तान का दौरा किया। आतंकवाद का उन्मूलन और सभ्यता के बीच वार्ता संवर्धन घोषणा पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए मुख्य लाभ रहा। द्विपक्षीय संपर्क और दौरे, तो केंद्रीय एशिया गणराज्यों के प्रभुता संपन्न राज्य बनने के 1 महीने के भीतर वहां के नेताओं ने भारत का दौरा किया। उज्बेक और कजाक के राष्ट्रपतियों का विदेश में यह प्रथम दौरा था। वस्तुतः उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कारिमोव स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा से पूर्व 1991 में 12 जनवरी 1994 और 2000 में भारत आए थे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नज़रबेव फरवरी 1992 में, दोबारा दिसंबर 1992 में और फिर फरवरी 2002 में भारत आए थे। इसी तरह से इनके दौरे चलते रहे। फिर आपको पता है कि गृह युद्ध हुआ तजाकिस्तान में, प्रधानमंत्री फरवरी 1999 फिर भारत आ सके। इसके पश्चात तजाक प्रधानमंत्री रखमानोव दिसंबर 1995 और 2001 में भारत आए, तो पढ़ सकते हैं। फिर आर्थिक सहयोग, तो आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें तो भारतीय केंद्रीय एशिया में मुख्य रूप से जो दवाइयाँ है, फार्मास्यूटिक्स है, चाय है, मशीनरी है और यंत्रों कपड़ों का निर्यात करता रहा है। इस प्रदेश से आयात होने वाली मुख्य वस्तुएं हैं लोहा, स्टील, चांदी व सोना, एलो धातुएं और रेशे। भारत बैंकिंग, बीमा, भवन निर्माण, तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपनी कुशल मानव शक्ति और विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है। ऊर्जा की बात करें तो भारत में जो छठे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत है और एक अध्ययन के अनुसार इसकी ऊर्जा खपत प्रति वर्ष 6% की दर से बढ़ रही है। भारत और पेट्रोलियम जरूरतों का लगभग 2/3 आयात करता है। केंद्रीय एशिया और कैस्पियन प्रदेश तेल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। केंद्रीय एशिया तेल और गैस भंडार के मुख्य रूप से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में है। भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर क्षेत्र में दरखान व कुरमान गाजी में तेल के संभावित क्षेत्रों की खोज करने में सहभागी होने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल। तो भारत केंद्रीय एशिया के बीच सहयोग का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल। तो मुख्य रूप से भारत की निपुणता और लागत लाभ के कारण भारत के इस क्षेत्र में विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा लाभ है। फिर सहयोग के अन्य क्षेत्र, तो सूचना जो IT और तकनीकी प्रशिक्षण क्षेत्र है जिसमें मतलब भारत केंद्रीय एशिया राज्य में काफ़ी योगदान दे रहा है। फिर उसके बाद पर्यटन है। फिर आर्थिक निवेश, आर्थिक सहयोग में रुकावटें। पर्याप्त संभावना के बावजूद दोनों क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश का
वास्तविक स्तर बहुत कम है। केंद्रीय एशिया को भारतीय निर्यात इसके कुल निर्यात के 2% से भी कम है, जबकि आयात औसत आधार पर कुल भारतीय आयात का केवल 1.5% है। और इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट है पश्चिम एशिया पृष्ठभूमि। तो आज पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो यह सबसे प्रगतिशील और संघर्ष पर संभावित क्षेत्र है। अतीत में यह 3 महान धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम और मानव इतिहास की कुछ महानतम सभ्यताओं के उद्भव का साक्षी रहा है। इन क्षेत्रों में प्राचीन काल और मध्यकाल के अब्बासिड और ओटोमैन साम्राज्य के जो बेबीलोनियाई और ईरानी साम्राज्य के अधीन उपलब्धि के उच्च उतार चढ़ाव देखे हैं। राजनीति और समाज। तो पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म के अनुयायियों की बहुलता के बावजूद इस प्रदेश में उल्लेखनीय सांप्रदायिक और जाति सांस्कृतिक विविधता है। इस क्षेत्र में 4 अलग अलग मानव जाति संस्कृतियों का अस्तित्व है: तुर्की, फारसी, अरबी और इजरायली। उसके बाद हम बात करते हैं भू सामरिक स्थिति। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 1971 में ब्रिटिश की वापसी के बाद अमेरिका ने अपनी उपस्थिति को बढ़ा लिया। शुरू में अमेरिका ने पश्चिमी हित संरक्षक के रूप में शाह के अधीन ईरान निर्मित करने का प्रयास किया। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी विरोधी शासन से दृढ़ता से सत्ता में आया। भारत और पश्चिम एशिया। तो भारत में अगर हम बात करें तो आर्थिक सुरक्षा और सरोकार इसकी हेडिंग है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के आर्थिक और सुरक्षा सरोकार कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये तेल की आपूर्ति करते हैं, फिर उसके बाद धन प्रेषण। तो जो खाड़ी के क्षेत्र में 30,50,000 से अधिक भारतीय प्रवासी कामगार काम करते हैं। धार्मिक उग्रवाद। तो देखोगे तो भारत में अत्यधिक स्वदेशी मुस्लिम आबादी है और कश्मीर में आतंकवाद के मद्देनजर इस क्षेत्र में रूढ़िवादी धार्मिक तत्वों का प्रभुत्व भारत के लिए गंभीर चेतावनी हो सकती है। फिर वाणिज्य संपर्क और व्यापार मार्ग की बात करते हैं। फिर भारतीय नीति का उद्भव और जो हमारा नेक्स्ट है वो फिलिस्तीन मुद्दा क्या है। तो फिलिस्तीन मुद्दा, भारत ने इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन को भी जीवनक्षम राज्य के सृजन के लिए नैतिक राजनीतिक समर्थन को बढ़ाया। भारत का दृष्टिकोण है कि फिलिस्तीन के प्रश्न का मूल अरब इजराइल संघर्ष है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश बना। उसके बाद इजराइल। तो जानते हैं कि 1950 में इजराइल ने यहूदी राज्य को मान्यता प्राप्त कर चुका था, लेकिन पूर्ण राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित किए, उसके आप पढ़ सकते हैं। फिर इराक संकट है, उसके बाद ईरान के बारे में है, फिर उसके बाद खाड़ी सहयोग परिषद है, और इसी तरह से ये यूनिट है खत्म हुई। और इसके अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र एशिया के भू सामरिक महत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय इतिहास के भारत के ऐतिहासिक संबंधों का वर्णन कीजिए। फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की नीति के संबंध में टिप्पणी कीजिए। भारत इजराइल के उभरते हुए संबंधों की चर्चा कीजिए। इराक संकट के संदर्भ में भारत की अनुक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। केंद्रीय एशिया के साथ ये मतलब क्वेश्चन आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान टॉपिक है ये, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको उसकी कहानी रीड करनी है ताकि आप जाके उसमें लिख दें। जैसे कि मुद्दे जितने भी हैं हमारे, फिलिस्तीन मुद्दा है, इजराइल के मुद्दे हैं, फिर ईरान के मुद्दे हैं, फिर उसी तरह से हमारे इराक है, और ये सभी मुद्दे आप लिख सकते हो। तो इसमें भारतीय नीति का उद्भव कैसे हुआ, और इसी तरह से जो हमारी यूनिट है कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे नेक्स्ट डे में, और जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है वो है भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।